हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे जीके के 20 क्वेश्चंस। अगर आप इसमें से 12 क्वेश्चन भी ठीक करते हो तो इसका मतलब आपकी जीके बहुत अच्छी है, और क्योंकि बहुत ही टफ क्वेश्चन है। एग्जामिनर हमेशा लैंग्वेज को बदल बदल के डालते हैं। क्वेश्चन तो एक ही होता है, बस उसकी लैंग्वेज को इस तरीके से चेंज किया जाता है जिससे स्टूडेंट्स हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। रिट जारी कौन कर सकता है मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए? देखिए गाइस, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप अपनी नोटबुक पे अपने आंसर को राइट कर लीजिएगा, ताकि बाद में आप मुझे बता सकें कि आपके कितने आंसर सही थे और कितने रॉन्ग थे। ओके, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके गाइस, चलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उच्चतम और उच्च न्यायालय। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है डी, उच्चतम और उच्च न्यायालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उच्चतम न्यायालय के कौन से मुकदमे में ये कहा गया था कि संसद को संविधान के भाग 3 की शर्तों में संविधान संशोधन करने का अधिकार नहीं है? जो भाग 3 है, आप जानते हैं ना गाइस, भाग 3 में क्या है? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों को में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये अधिकार संसद को नहीं है। ये उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में कहा था? ये कहा था उन्होंने गोलकनाथ का मुकदमा। कौन सा था? गोलकनाथ का मुकदमा, सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे के बारे में बताया था। कौन से मामले के अंदर? थिंक इट गाइस, और राइट करते रहिए प्लीज़। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके कितने आंसर सही थे, प्लीज़ गाइस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, यानी कि वर्ष 1973 में केशवानंद भारती के मामले में। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक समादेश जारी करके घोषणा करता है कि वह प्रतिवादी जिस पद पर है वह उसका अधिकारी नहीं था, अथवा वह उस विशेषाधिकार का अधिकार नहीं था जिसका वह प्रयोग कर रहा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो एक समादेश जारी करके घोषणा करता है कि प्रतिवादी जिस पद पर है वो वह उसका अधिकारी नहीं है। अगर कोई बंदा निचले पद पर बैठना था उसे, और वो काम कर रहा है ऊंचे पद का, अथवा वो विशेषाधिकार का अधिकार नहीं था जिसका वो प्रयोग कर रहा है। जो उसको अधिकार दिया गया था ना, वो उसका प्रयोग कर रहा था, उसका प्रयोग गलत तरीके से कर रहा था। वो कौन सा है? यानी उसका अधिकार तो कुछ और था लेकिन कुछ और काम कर रहा था वो कौन सा है इसका आंसर? इसका आंसर है गाइस, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सी, अधिकार पृछा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या संबद्ध राज्य की भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है? यानी जो उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का यूज़ करना है, राज्य की भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन दे सकता है? थिंक इट गाइस, कौन दे सकता है इसकी अनुमति? इसकी अनुमति दे सकता है डी, उच्च न्यायालयों की बात कर रहा है ना ये। तो उच्च न्यायालय में कौन दे सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से बोल सकता है उच्च न्यायालय को कि आप इसकी अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित करना है इसमें कि कौन से आर्टिकल में क्या आता है। ओके, तो गाइस थिंक इट कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये किस आर्टिकल में हो सकता है? कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस आर्टिकल के तहत क्या आ गया है? ये देखिए गाइस, इसका आंसर है सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 129 में कहा गया है। ओके, और उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन
बी का देखिए, सी में क्या आंसर है, बी का बी ही है। आर्टिकल 125 में उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनको वेतन दिया जाता है। ओके, उच्चतम न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति, रिट किस आर्टिकल के तहत निकाल सकता है उच्चतम न्यायालय? 139 के अंडर। ओके, अब देखिए, अब डी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कौन से आर्टिकल में बोला गया है? 124 आर्टिकल में बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसका आंसर क्या होगा गाइस? थिंक इट गाइस। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री के परामर्श से की जाती है। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, वो कैसे की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय विधि मंत्री के परामर्श द्वारा की जाती है, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से की जाती है। और सी देखिए, मुख्य न्यायाधीश द्वारा अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है। डी देखिए, केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा की जाती है, परंतु इस नियुक्ति की पुष्टि संसद द्वारा 2 महीने के भीतर हो जानी चाहिए। अब इस आंसर क्या होगा गाइस कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके आधार पर की जाती है? कौन सा आंसर इसका? इसका आंसर है बी, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से की जाती है। ओके, राष्ट्रपति की अनुमति लेता है मुख्य न्यायाधीश और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वोच्च तथा न्यायालय द्वारा जारी रिट प्रक्रिया किससे प्रेरित है? किससे प्रेरित है? ये जो रिट जारी करते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, ये कौन से लॉ से लिया गया, मतलब कौन से संविधान से लिया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? थिंक इट गाइस। इसका आंसर है बी, कॉमन लॉ ऑफ ब्रिटेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद 124 के अधीन राष्ट्रपति अपनी किस अधिकारिकता का प्रयोग करता है? जो आर्टिकल 124 के अंदर राष्ट्रपति अपनी किस अधिकारिकता का प्रयोग करता है? थिंक इट गाइस। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना, किसके अकॉर्डिंगली करता है? थिंक इट गाइस। इसका आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ओके, ये हमने पीछे भी तो पढ़ा था। अच्छा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकार 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम लाया गया था 1993 में लाया गया था। ओके, तो इस आयोग के अंतर्गत क्या निर्णय लिया गया था कि कौन अध्यक्ष बन सकता है इसका? थिंक इट गाइस। इसका आंसर है सी। ओके, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगर आपको मेरी साउंड स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कैसे दिए जाते हैं? उच्च न्यायालय यानी कि स्टेट कोर्ट, तो कैसे दिए जाते हैं इनके? हाई कोर्ट के, जो स्टेट का कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट, उसको बोलते हैं उच्च न्यायालय। तो बताइए गाइस कैसे दिए जाते हैं? इसका आंसर है, थिंक इट गाइस, बी, यानी कि राज्य की संचित निधि के ऊपर भार होते हैं ये। और जो
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे वेतन दिया जाता है? वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य राज्य की संचित निधि से देगा और भारत भारत की संचित निधि से देगा। ओके, जो मतलब सेंटर में होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसका कौन देगा? इंडिया की संचित निधि से। ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाएगा उनका। ओके, और स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया? कौन सा ऐसा लोकसभा चुनाव था जिसके अंतर्गत एक दलीय प्रणाली का अंत हो गया? मतलब पूरी तरह से अंत हो गया था। पहले तो कहीं ना कहीं था भी, लेकिन उस टाइम पूरी तरह से अंत हो गया था। कौन सा था? इसका आंसर क्या होगा गाइस? थिंक इट गाइस। इसका आंसर है ए। ओके, 1989। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। दबाव समूह हितों की प्राप्ति के लिए कौन से साधन का उपयोग नहीं करते हैं? अब आपको बताना है कि दबाव समूह हितों की प्राप्ति के लिए कौन सा साधन है जो वो उपयोग नहीं करते हैं? अनुनयन, राजनीतिक दलों को समर्थन देना, भ्रष्टाचार आचरण या भ्रष्ट आचरण हो कौन, या चुनाव लड़ना। इनमें से कौन सा कार्य है वो जो नहीं करते हैं? इनमें से कौन सा कार्य है वो? चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना उनका कार्य थोड़ी ना है। चुनाव कौन लड़ता है? चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक दल। दबाव समूह सिर्फ उन पर दबाव बनाने का कार्य करते हैं ताकि वो किसी तरीके से उनकी बात सरकार मान जाए। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन में का संबंध किससे है? जो 91वां संशोधन किया गया था उसका संबंध किससे है? आप बताइए गाइस कि 91वें संशोधन का संबंध किससे है? किससे है? कौन सा है क्वेश्चन ये? 91वें संशोधन किससे संबंधित है? थिंक इट गाइस, किससे संबंधित है ये? ये संबंधित है ए से, यानी भारतीय संविधान के 91वें संशोधन का संबंध किससे है? दल परिवर्तन के आधार पर अपात्रता से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। क्या बताया गया है विस्तार से? संविधान में प्रावधान है, संसदीय कानूनों द्वारा, राष्ट्रपति की स्वीकृति से चुनाव आयोग द्वारा, राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा। भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। इसका आंसर है बी, संसदीय कानूनों द्वारा। संसदीय कानून ही बताते हैं ना कि चुनाव प्रक्रिया किस तरीके की होनी चाहिए, किस तरीके का विस्तार होना चाहिए उसमें। भारतीय दल व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय जो दल व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों एवं कार्यों में समानता का होना, क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दलों का अधिक्य, भाषा, धर्म, जाति और संप्रदाय पर आधारित राजनीतिक दल। आप इसमें से सोचिए कि कौन सा सही हो सकता है, या उपरोक्त में से सभी सही हैं? थिंक इट गाइस। इसका आंसर है डी, यानी कि सभी इसके सही हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों एवं कार्यक्रमों में समानता का होना, क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दलों का अधिक्य, भाषा, धर्म, जाति और संप्रदाय पर आधारित राजनीतिक दल। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सार्क बनाने का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? यानी जो सार्क है ना संगठन, उसे बनाने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? किसने बोला था कि हम इसका निर्माण करते हैं? इसका आंसर है, थिंक इट गाइस, इंदिरा गांधी जी ने बोला था, नेहरू जी ने बोला था, कोटले वाला जी ने बोला था, जिया उर रहमान जी ने बोला था। किसने बोला था? इसका आंसर है बी। ओके, जिया उर रहमान जी ने बोला था कि हम इसका निर्माण करेंगे। ओके, अब देखिए सार्क का प्रथम महासचिव कौन था? अब जो सार्क है उसका प्रथम महासचिव कौन बना था? उसका प्रथम महासचिव था अब्दुल हसन। कौन था? अब्दुल हसन। यानी कि इसका आंसर कौन सा सही है? सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अध्यक्ष कौन चुना गया था। गाइस प्लीज़ आप राइट करते रहिएगा ताकि आप मुझे बाद में बता सके कमेंट करके कि आपके कितने आंसर राइट थे। ओके प्लीज़ गाइस थिंक इट गाइस, इसका आंसर क्या है, कौन बना था अध्यक्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसका आंसर है बी, विजयलक्ष्मी पंडित। ओके ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो प्लीज़ गाइस थिंक करिए ये किस से रिलेटेड है। ये तो लास्ट क्वेश्चन है तो आपको तो ये ऑब्वियसली ठीक करना ही चाहिए। नीला हेलमेट शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। जो नीला हेलमेट है वो किससे जुड़ा है, इसका शब्द किससे जुड़ा है। इसका आंसर है, थिंक इट गाइस, बहुत आसान है ये। अब देखिए आप इससे समझ लीजिए कौन सा आंसर हो सकता है इसका, अब तो आपको पता चल ही गया होगा। इसका आंसर है ए, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना। जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना है वो नीले हेलमेट शब्द से जुड़ी हुई है। ओके यानी आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना वो नीले हेलमेट पहनती है उस टाइम, जब भी वो मतलब जो भी उनकी सेना है उसे वो नीले हेलमेट पहनाते हैं। इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। ओके गाइस तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करिएगा, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ राइट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, और साइड में बेल आइकन को भी दबा लीजिए सब्सक्राइब करते टाइम, क्योंकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी मेरी। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।